हैं रिपोर्ट जो बताएगी हमें कि आज का मुद्दा में आज का हमारा सब्जेक्ट क्या है और हम किस पर बात करेंगे। तो देखिए ये रिपोर्ट, फिर डिस्कशन पर आते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 3 दिग्गज 24 के रण में अपने अपने गढ़ में फंसे नजर आ रहे हैं। कमलनाथ बेटे नकुलनाथ के लिए छिंदवाड़ा में डेरा जमाए हुए हैं, तो दिग्विजय सिंह अपने लोकसभा क्षेत्र राजगढ़ में प्रचार कर रहे हैं। वहीं कांतिलाल भूरिया भी अपने संसदीय क्षेत्र झाबुआ रतलाम में प्रचार में जुटे हैं। ये दिग्गज अपने अपने क्षेत्र की सियासी महाभारत में अभिमन्यु की तरह कुछ ऐसे उलझे हैं कि राहुल गांधी की सभा में भी नजर नहीं आए। कांग्रेसी धुरंधरों के क्षेत्र में फंसने पर सीएम मोहन यादव सहित पूरी बीजेपी तंज कस रही है। कई प्रताप है कि बड़े बड़े दिग्गज अपने घर से नहीं निकल पा रहे, अपने लोकसभा क्षेत्र से नहीं निकल पा रहे, ये अपने सीमित हो गए हैं अपने अपने क्षेत्र में। जब तक कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी हैं, जब तक कोई भविष्य कांग्रेस का नहीं, और वहां राहुल गांधी दिए तब तक भविष्य नहीं है कांग्रेस का। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों को टारगेट किए हुए है, तो दूसरी तरफ 24 के चक्रव्यूह में फंसे कांग्रेस के महारथी लगातार इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। छिंदवाड़ा में जहां कमलनाथ बार बार जनता को अपने काम बताकर पारिवारिक रिश्ता जोड़ रहे हैं, तो राजगढ़ में दिग्विजय सिंह पिछली गलतियों के लिए माफी मांग रहे हैं। 45 साल का संबंध है, मैंने तो अपनी जवानी समर्पित कर दी। मैंने अपनी जवानी छिंदवाड़ा को समर्पित कर दी। मेरे लिए छिंदवाड़ा एक चुनावी क्षेत्र नहीं है, एक निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। मेरे लिए तो छिंदवाड़ा मेरी जिंदगी है। पिछले चुनाव में पता नहीं हम लोगों से क्या गलती हो गई, पता नहीं कौन सा हमसे जुर्म हो गया, तो आपने बहुत बड़ी सजा दे दी। जितने वोट से हराया था उतने ही वोट से जिताओ तो बड़ा मजा। कमलनाथ सच्चाई का साथ देने के नाम पर पब्लिक को छिंदवाड़ा के लिए जवानी कुर्बान करने की दुहाई दे रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह माफी मांगकर जिताने की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गजों का अपने अपने गढ़ में फंसना कांग्रेस के लिए मुसीबत तो है, साथ ही उम्मीद भी है कि अगर दिग्गज अपना गढ़ जीतने में सफल रहे तो मध्य प्रदेश में उसकी सीटों का आंकड़ा जरूर बढ़ सकता है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है गढ़ में फंसे दिग्गज। जी हां, जैसा आपने इस रिपोर्ट में देखा कि राहुल गांधी जी की सभा में जो महाकौशल अंचल के शहडोल में हुई, वहां भी ये दिग्गज नहीं पहुंचे क्योंकि उनकी अपनी साख दांव पर है। दिग्विजय सिंह जी 2019 का चुनाव भोपाल लोकसभा सीट से साध्वी प्रज्ञा से हारे और उसके बाद ये चुनौती उनके सामने है, अगर पार्टी ने फिर मौका दिया है तो अगर ये चुनाव भी हारे तो फिर क्या सब हारे। और इसी तरह कमलनाथ जी अपने राजनीतिक जीवन की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इसका क्या नुकसान होगा अगर आप अपना गढ़ जीत गए तो मध्य प्रदेश के बाकी गढ़ों में अगर आप जाते, वहां लड़ते, तो क्या इससे फर्क पड़ता? निश्चित तौर पर फर्क पड़ता। लेकिन अब सवाल ये भी है कि जहां 29 की 29 सीटों को लेकर बीजेपी दावा कर रही कि हम जीत रहे हैं, वहां ये लोग अगर बाकी जगह जाएंगे भी तो क्या कर लेंगे? बहुत सारी बातें हैं। पहले बंसल न्यूज के सवाल देखिए। सवाल नंबर 1, क्या हकीकत में अपने गढ़ में उलझ गए हैं कांग्रेसी दिग्गज? सवाल नंबर 2, धुरंधरों के घर में घिरने से कांग्रेस को कितना नुकसान? सवाल नंबर 3, क्या दिग्गजों की घेराबंदी बीजेपी के लिए फायदे का सौदा है? ये सवाल नंबर 3 है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ है सुनील शुक्ला जी, एडिटर हैं डिजिटल के हमारे और राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ रहेंगे। और मेहमानों में है यशपाल सिंह सिसोदिया जी, पूर्व विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, और अब्बास हफीज साहब हैं, कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन के तौर पर वो रहे हैं और अभी भी वही दायित्व निभा रहे हैं। सबसे पहले सुनील जी मुझे समझाइए कि किस तरह की ये परिस्थितियां हैं और कितना चुनौतीपूर्ण है अगर हम बात करें कांग्रेस के लिए? तो निश्चित तौर पर शरद जी, कांग्रेस के लिए मतलब वाकई में जिस तरीके से हमारा टॉपिक है कि जो दिग्गज हैं, वाकई में जो कहा जाए कि तीनों, चाहे हम कमलनाथ की बात करें, चाहे दिग्विजय सिंह जी की बात करें, चाहे कांतिलाल भूरिया की, ये निश्चित तौर पर इस चुनाव में अपने
अपने अपने जो गढ़ में या कहीं तो अपने अपने घर में ये घिर गए हैं। और निश्चित तौर पर यदि स्थिति बेहतर होती और ये काश यदि पूरे प्रदेश में यदि ये जा पाते तो निश्चित तौर पर जो है ये कांग्रेस के लिए निसंदेह जो है एक उसके लिए एक बेहतर स्थिति होती। वो शायद और कहीं बेहतर ढंग से अपनी ताकत और लोगों को एकजुट करने में, क्योंकि जो अभी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के भी जो वर्तमान सिपा सलाहकार हैं उनको एक तरीके से ऐसे कहा जाए कि उनका राज तिलक होते से ही उनको रण में उतरना पड़ा है, तो शायद उनको उस तरीके से उतनी तैयारी करने का मौका नहीं मिला कि वो पार्टी को उतनी एकजुटता के साथ और पूरे सबके साथ वो लेके चल पाएं। और दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो बीजेपी के लिए निसंदेह जो हम जैसा हमने कहा कि ही बीजेपी का इस बार की मिशन 29 की 29 सीटें जो है, तो कांग्रेस के पास कोई बहुत ज़्यादा खोने को हम देखते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में सिर्फ कांग्रेस जो छिंदवाड़ा में जो कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है वही बचा पाई थी। तो मुझे लग रहा है कि दूसरी तरफ ये मजबूरी है कि यदि ये नहीं लड़ते, यदि दिग्विजय सिंह जी अगर राजगढ़ से नहीं लड़ते, कांतिलाल भूरिया जी यदि झाबुआ रतलाम से नहीं लड़ते, या कमलनाथ जी अगर छिंदवाड़ा पे नहीं फोकस करते, तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस तो फिर वो जो शून्य की स्थिति की ओर जो है वो स्थिति हो जाती। तो मुझे लगता है कि एक नीति जो है कांग्रेस की बिल्कुल ऐसी थी जो आज वो आपके कहने का मतलब ये समझ पा रहा हूं मैं कि भैया आप अपने अपने गढ़ जीत लो, पूरे मध्य प्रदेश घूमने से भी कई गुना ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए ये, बजाय इसके कि आप पूरे मध्य प्रदेश में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या इम्पैक्ट पैदा हो पाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है और यही रणनीति है, और इसीलिए शायद राहुल गांधी से भी चर्चा में ये तय हुआ होगा कि भाई साहब सभा में भी आने की ज़रूरत नहीं है, नमस्ते, आप तो देखिए राजगढ़ और आप देखिए छिंदवाड़ा, और ये जीत गए ना तो पार्टी मेरी तरफ से। क्योंकि बात सही है, जहाँ इंच इंच का संघर्ष है, कठिनाई है, चुनौती है, जहाँ नरोत्तम मिश्रा जी ये दावा कर रहे हैं ज्वाइनिंग टोली के संयोजक कि 4,14,000 कांग्रेसी अब तक बीजेपी का हिस्सा हो चुके हैं। यशपाल जी के चेहरे पर एक स्मित हास्य की रेखा कौंधी थी, और जाहिर है जब आप मैच के सारी फील्डिंग प्लेसमेंट सब अच्छे देखते हैं तो आपके चेहरे पर कुछ इसी तरह की मुस्कान होती है। अब्बास साहब ज़रूर सोच रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उनके पास सोचने के लिए कई मसाइल हैं। आज ही उनके युवा नेता परिवर्तित हुए हैं युवक कांग्रेस के, और अब मितेंद्र सिंह दर्शन आए हैं उनकी जगह। तो एक तरफ परिवर्तन है, दल बदल है, और एक तरफ आश्वस्ति बोध है। क्या कहेंगे यशपाल जी, किस तरह से आप देखते हैं दिग्गज अपने अपने गढ़ों में फंसे हुए हैं, अपने अपने किले बचाने के संघर्ष में जुटे हैं? जी शरद जी नमस्कार। आपको, अब्बास जी को, शुक्ला जी को, सबको मैं नववर्ष की शुभकामना दे रहा हूँ। गुड़ी पड़वा का आज पर्व है, चेती चंद है जी, और सभी त्योहारों का पर्व का और नवरात्रि का पर्व है। आप सबको बहुत बहुत बड़ी शुभकामनाएं। लेकिन ये बात सही है कि आज का जो आपका विषय है शरद जी, वास्तव में आपने जिस प्रकार से आज इसको रेखांकित किया है, और राहुल गांधी जी अगर आते हैं, आदिवासी बेल्ट में आते हैं, कांतिलाल जी भूरिया चौथे चरण में चुनाव फेस करेंगे, तीसरे चरण में दिग्विजय सिंह जी चुनाव मैदान में फेस करेंगे, लेकिन छिंदवाड़ा अगर पहले चरण में है और कमलनाथ जी नहीं जा रहे हैं, तो थोड़ी बात समझ में आ सकती है कि पुत्र को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और जिस प्रकार से उनके हाथों से छिंदवाड़ा, उनके सिपे सलार, उनके संगठन के लोग, उनके जनप्रतिनिधि लोग जिस प्रकार से खिसक रहे हैं, तो वो घेराबंदी में घिर गए हैं। और इस घेराबंदी में अगर राहुल गांधी जी आते हैं शेडोल और वो नहीं जाते हैं तो एक बार समझ में आती है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी का तीसरे चरण में है, चौथे चरण में कांतिलाल जी भूरिया का है। देखिए कुल मिलाकर के शरद जी, मैंने भी आज इसको थोड़ा सा गंभीरता से विचार किया। श्री जीतू पटवारी जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और उमंग सिंगार जी नेता प्रतिपक्ष, ये दोनों युवा हैं, युवाओं के हाथ में भागदौड़ है। चुनाव इनको लड़ना था, उन्होंने लड़वा दिया, इन दोनों तीनों दिग्गजों को फंसा दिया। अब देखिए एक तरफ जो चिट्ठी आज वायरल की गई है, और विक्रांत भूरिया जो विधायक भी हैं और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी के लिए मैं यहाँ पर उलझ करके रह गया, इसलिए मैं ये पद छोड़ना चाहता। अंदर के खाने में क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो चिट्ठी वायरल हुई है उसमें लग रहा है कि वो पिता को जिताने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करने में उलझ गए हैं। नकुलनाथ जी के चक्कर में कमलनाथ जी निकल नहीं पा रहे हैं छिंदवाड़ा से, और जिस प्रकार से माफीनामा मतदाताओं से और कार्यकर्ताओं से दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं, इससे साफ झलक रहा है कि दिग्विजय सिंह जी फंसे पड़े हैं, कमलनाथ जी नकुलनाथ जी के चक्कर में फंसे पड़े हैं, विक्रांत भूरिया पिताजी की साख बचाने के चक्कर में फंसे पड़े हैं, खुद कांतिलाल जी भूरिया अपनी साख बचाने के चक्कर में झाबुआ रतलाम संसदीय क्षेत्र से फंसे पड़े हैं। देखिए शरद जी, ये इसके कारण से क्या हो रहा है, मिसमैनेजमेंट। फोटो छप रहे हैं,
मैं लौटता हूँ मगन सिंह एक और पुलस्तर जी। तेज राउंड होगा अभी, जब मैं उसमें आपकी रिएक्शन लूंगा, लेकिन बात आपकी दमदार है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि क्योंकि लड़ाई बहुत टफ है, भारतीय जनता पार्टी की चुनौती बहुत गहरी है, तो हर दिग्गज अपनी प्रतिष्ठा और अपना घर बचाने में जुटा है, खासतौर से दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी और कांतिलाल भूरिया जी। और इसी में एक ऐसी अनवांटेड घटना भी सामने आ जाती जो नहीं होनी थी, चुनाव के समय तो कम से कम टाली जा सकती थी। डॉक्टर विक्रांत भूरिया का अचानक इस अप्रत्याशित घटनाक्रम के चलते ये कहने से कि मैं वहां ज्यादा समय दे रहा हूं, जबकि ऐसा नहीं होता है। बहरहाल अब्बास हफीज साहब, आपका एक रिएक्शन। बातें कुछ बहुत सच के करीब हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि आप के लिए चुनौती भी हैं, लेकिन फिर भी आप किस तरह देखते हैं? लड़ाई बहुत गहरी है, 28 सीटें 2019 में जीती है बीजेपी, तो आप नहीं कह सकते अब्बास हफीज साहब की लड़ाई बहुत आसान है और इस बार हम टर्न अराउंड करने के लिए तैयार हैं। 2004 में शरद जी हम तो हमारे कॉलेज में थे और आप पत्रकारिता के शिखर पे तब भी थे, आज भी हैं, और आपने भी कवर किया, सबने देखा कि शाइनिंग इंडिया का नारा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार धराशायी हो जाएगी। इतने कॉन्फिडेंट थे कि अच्छे खासे सर्दी के चुनाव को गर्मियों में ले आए थे, और आज तब हम सब उस गर्मी की धूप में चलते हैं उस चुनाव के फैसले के साथ। लेकिन क्या हाल हुआ कि पूरी तरह से बिसात उल्टी पड़ी और चुनाव पलट गया। ये भारत का जनमानस बड़ा अजीब है। आज हो सकता है कि लगता हो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, कि धार्मिक मुद्दों में, दूसरे डाइवर्शनरी टैक्टिक्स में उलझाकर जनता से वोट ले लें, लेकिन जनता भी कब तक बर्दाश्त करेगी? आज बेरोजगारी बढ़ी हुई है, चरम सीमा पर है, असुरक्षित वातावरण है, ये मूल मुद्दे हैं। व्यापार को लेकर इन मुद्दों के ऊपर चुनाव हो रहा है, और चुनाव के परिणाम क्या आएंगे, टर्न अराउंड होगा नहीं होगा, ये समय बताएगा। रही बात विक्रांत भूरिया जी की, शरद जी, विक्रांत भूरिया जी का कार्यकाल पूरा हो चुका था, 3 साल का होता है युवा कांग्रेस का। अब उन्होंने अपनी प्राथमिकता के साथ साथ जहां वो व्यस्त है, और मितेंद्र हो या कोई भी हो जो समय दे सकते हैं, सही समय पर उचित फैसला किया। ये नहीं कि शुरुआती चुनाव में ही जिम्मेदारी दूसरे को दी। मितेंद्र कोई भी नहीं है अब्बास हफीज साहब, आपके युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जी। मितेंद्र आपके युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मितेंद्र हो या कोई भी हो जी, ये बात थोड़ी सी मैंने कहा कि आपके ऑनरेबल जी आज असल में परिवर्तन हुआ है, और मितेंद्र मेरे बहुत करीबी मित्र भी हैं शरद जी। हाँ। मितेंद्र बहुत ही जिम्मेदार युवा नेता हैं और बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं, राजस्थान के प्रभारी भी रहे और फिर महाराष्ट्र के भी रहे। तो मैंने ये कहा कि मितेंद्र होते या कोई भी होता, मेरे कहने का उद्देश्य वही था, जो भी होता वो आज जिम्मेदारी के साथ अपना काम कर सकता था और उसको सही समय पर देने का काम किया। ऐसे ही मितेंद्र जी को दिया, तो सही समय पर उनके हाथ में बागडोर है और वो आगे लेके जाएंगे जिम्मेदारी के साथ। शायद जब नेता दिग्विजय सिंह जी माफी क्यों मांग रहे हैं? क्या गलती हो गई? तो वो अब्बास हफीज साहब समय पर अगर हस्तांतरित कर दे तो वो बहुत अच्छी एक मिसाल होती है। हमने बीच चुनाव नहीं, शुरुआती चुनाव में ये करा। शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में भी ये सवाल पूछा जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान, मेरी बात पहुंची आप तक? अगर भारतीय जनता पार्टी के बारे में हम बात करें शरद जी, तो भाजपा में सब कहते हैं कि भाजपा में सबसे पॉपुलर लीडर मुझे लगता है मेरी बात नहीं पहुंच रही है, उनमें तो शिवराज जी अगर बच के रह जाएंगे तो ये एक बड़ा सवाल फिर वहां बनता है। अलग अलग रणनीतियां होती हैं, अलग अलग लोग अलग अलग जिम्मेदारियां निभा रहे होते हैं, हमारे यहाँ भी वही हो रहा है। चलिए, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आ रही, अब आ रही। हाँ, मैंने कहा दिग्विजय सिंह जी माफी क्यों मांग रहे हैं? कमलनाथ जी तो फिर भी समझ में आता है, 45 साल की उनकी विरासत है। दिग्विजय सिंह जी को क्या गलती हो गई उनसे? ये तो भाव होते हैं, और बहुत सी चीजें परिवार में जब आप बैठते हैं, जो क्षेत्र आपका परिवार होता है, तो बहुत सी चीजें मिसाली भी कही जाती हैं, बहुत सी चीजें किसी और ढंग से भी कही जाती हैं। और ऐसा तो हमने बीजेपी के नेताओं का भी देखा है शरद जी। उन्होंने ये कहा दिग्विजय सिंह जी ने कि हमसे न जाने क्या ऐसी गलती हुई कि आपने हमको ये सजा दे दी। इस बार जितने मार्जिन पिछली बार था उतने मार्जिन से जिताने का काम भी आप करोगे तो मजा आएगा। ये एक अपने परिवार के साथ बैठने की बात है। अभी हरियाणा के एक सांसद, इनका बयान आया, मंच से कह रहे थे कि मेरी सजा, मेरे किए की सजा मोदी जी को मत देना। तो अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग शायद कुछ बातें ऐसी होती हैं जो चुनाव के दौरान होती रहती हैं। आप ये कह रहे हैं कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये चुनाव के समय आजमाए जाने वाले नुस्खे हैं जो बड़े, ये मैं कह रहा हूं कि कारगर साबित होते हैं। जी, मैं इसमें तह जोड़ूंगा
कि यशपाल जी बहुत अच्छे चुनाव लड़े होंगे बहुत सारे, अगर इस समय जनता से कुछ नहीं होने के बाद भी माफी मांगनी पड़े तो नेता मानता है कि भाई अगर कुछ नहीं है तो भी माफ कर दो और आगे चलो। और यही परिवार के में होता रहता है, हर नेता इससे गुजरता है। यशपाल जी ने भी 4 चुनाव लड़े हैं हमारे, वो जानते हैं। चलिए सुनील जी, देखिए आप भी देख ही रहे हैं, तमाम बातें हो रही हैं, अब माफ़ी मांगी जा रही है, ये कहा जा रहा है कि पिछली बार से अगर आप हमसे खुश हैं, प्रसन्न हैं, हमें माफ़ कर दिया है तो पिछली बार जितने से हारे हैं उससे ज़्यादा से जिताइए। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में अपनी बात कह रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा जी आज ही बंसल न्यूज़ से बातचीत में उन्होंने कहा 4,14,000 कांग्रेसी अब तक आ चुके हैं और आगे अनंत संभावनाएं खुली हैं। अभी तो आप देखिए आगे आगे होता है क्या। इन परिस्थितियों में आपको क्या लगता है, जैसे राहुल गांधी भी आए तो उनका भी रेफरेंस एक पूरे मध्य प्रदेश के सिनेरियो पर केंद्रित भाषण या उस तरह के पंचेज हमें नजर नहीं आया। हालांकि ये लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव नहीं है, फिर भी आपको लगता है कि जैसा केंद्र से मध्य प्रदेश में एक मॉरल बूस्टिंग वाला एक स्पीच चाहिए, उसकी जरूरत क्या अभी भी राहुल गांधी या प्रियंका जी की तरफ से बनी हुई है मध्य प्रदेश के लिए? निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि ना सिर्फ शरद जी मध्य प्रदेश के लिए, बल्कि मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए तो पूरे देश में, क्योंकि इतना बड़ा चुनाव और हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कमलनाथ जी को एक इमोशनल अपील करनी पड़ रही है अपने मतदाताओं से, दिग्विजय सिंह जी को कहना पड़ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि उनके पास चूंकि पार्टी के स्तर पर एक ऐसा कहीं कोई बड़ा संदेश जनता के लिए या जो अपन कहें कि राष्ट्रीय जनभावना के विषय जिस पे कहें कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से जिस तरीके से भी हफीज जी ने एक पिछले चुनाव का जो उन्होंने कहा कि शाइनिंग इंडिया अटल जी की सरकार थी, हम कह रहे हैं कि वाकई में ठीक बात है कि भाई मतदाताओं का अंदर तक जब तक पर नतीजे नहीं आ जाएं जब तक नहीं कह सकते, लेकिन एक पार्टी के तौर पर एक राष्ट्रीय पार्टी जो देश में इतने लंबे समय तक सत्ता में रही हो, वो अब आजकल एक मुख्य विपक्ष के रूप में भी एक उससे एक जो उम्मीद की जाती है उसके तौर पर वो लगातार वो निराश कर रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक वैक्यूम कांग्रेस में क्रिएट हुआ है, वैचारिक स्तर पर भी और नीति और कार्यक्रम के स्तर पे भी। और मुझे वही इसकी परिणति लग रही कि दिग्विजय सिंह जी को, कमलनाथ जी को इस तरीके से एक उनकी चूंकि व्यक्तिगत उनकी प्रतिष्ठा और निष्ठा दांव पे लगी हुई है, तो उनको इस तरीके की इमोशनल अपील करनी पड़ रही है। यशपाल जी, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज बंसल न्यूज से बातचीत में ये भी कहा, उन्होंने कहा अहमद शाह अब्दाली ने जब आक्रमण किया था तो उस समय उनसे किला लड़ाने वाले जो मराठा नेतृत्व करता थे शिवा, उन्होंने ये उम्मीद पूरी थी, सारे युद्ध उन्होंने जीते थे उसके पहले, और अब्दाली से जो आखिरी लड़ाई थी उस वक्त वो अपने हाथी जो हौदे पर बैठे थे उतर के नीचे घायल सैनिकों को देख रहे थे, तो उन्हीं की अपनी सेना में ये मैसेज चला गया गलती से कि लगता है वो घायल हो गए या उन्हें कुछ हो गया, क्योंकि वो हाथी पर बैठे हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और वो सेना के पैर उखड़े और अब्दाली को जगह मिली। आपको जगह नहीं छोड़नी, 2004 का उदाहरण दे रहे थे अभी अब्बास हफीज साहब, कितने मजबूत हैं आप भी, क्योंकि ठीक है अभी आप मानिए आंधी चल रही है बीजेपी की, राम मंदिर है, मोदी जी जैसा करिश्माई नेतृत्व है, अब मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी का परिवार है, लेकिन इसके बीच में परिश्रम की महत्ता को आप इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव की रणनीति में अपनी भूमिका का निर्वहन निरंतर कर रहा है। ऐसा नहीं कि हम बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में है और हम सिर्फ किन्हीं मुद्दों के अलावा हम संगठन में कोई बात नहीं कर रहे हैं। हमारी तैयारियां बहुत आगे तक चल गई, हमारे तो प्रचार के रथ भी प्रारंभ हो गए, हमारे चुनाव के कार्यालय प्रारंभ हो गए। और देखिए कुल मिलाकर के जो परिदृश्य सामने आ रहा है वो आपके सबके सामने, और आप जिस प्रकार से बता रहे कि दिग्विजय सिंह जी माफी मांग रहे हैं, तो उस क्षेत्र में मांग रहे हैं जिस क्षेत्र से चुनाव हारे नहीं थे, वो चुनाव हारे थे भोपाल से। अगर वो पुनः भोपाल से लड़ते और इस बार मतदाताओं से कहते मुझसे क्या गलती हो गई, मुझको माफ कर देना, जितने वोट से आपने हराया उतने वोट जिता लीजिए। राजगढ़ में बात कर रहे हैं, कमलनाथ जी अपनी पूरी जवानी का उल्लेख इसलिए कर रहे हैं कि पुत्र वहां पर लड़ रहा है। आज इमोशनल चुनाव, और देखिए कल तक जीतू पटवारी जी कह रहे थे टिकाऊ और बिकाऊ। शरद जी, चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों का है, और आज मोदी जी ने जिस प्रकार से कहा कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, फुलझड़ी का उदाहरण देकर के उन्होंने रॉकेट में आग लगाने की बात करी है, अभी बहुत मुद्दे शेष हैं। कोई कहता है, कांग्रेस का जीतू पटवारी अध्यक्ष जी कहते हैं कि चुनाव टिकाऊ और बिकाऊ के बीच में है, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मैंने जवानी खपा दी है, दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि मुझे माफ कर दीजिए। ये चुनाव के विषय नहीं है, लोकसभा के चुनाव के विषय आदरणीय मोदी जी ने रेखांकित की। जी, अब्बास हफीज साहब, एक तो इसका जवाब दीजिएगा, दूसरा
जब नितिन गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो बंसल न्यूज़ ने उनसे बात की थी, इंदौर में हमारी चर्चा हुई थी, तो हमने उनसे पूछा था कि आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि आप विदिशा से या भोपाल लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं, मध्य प्रदेश इकाई ने आपको आमंत्रित किया है। तो उन्होंने बहुत जोर देकर कहा था कि ये मेरी बात नोट करिए और बताइए अपने चैनल के माध्यम से कि मैं सिर्फ नागपुर से चुनाव लड़ूंगा। प्रियंका जी की चर्चा है कि शायद वो रायबरेली से आ सकती है, लेकिन जैसा सिहनाद आपके एपिकल लीडरशिप की तरफ से आना चाहिए कि हम छोड़ेंगे नहीं, भले ही हारें हम अमेठी और रायबरेली नहीं छोड़ेंगे, मध्य प्रदेश हमारा स्ट्रांग होल्ड है, यहाँ इतने इतने फीसदी वोट है, ये हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसी आवाजें ऊपर से क्यों नहीं है सर? शरद जी, आज अलग रणनीति पे चुनाव होता है, 10 साल पहले अलग रणनीति पे होता था, 50 साल पहले अलग रणनीति पे होता था। हम जिस रणनीति पे चुनाव लड़ रहे हैं, रायबरेली, अमेठी, दोनों पे भी टिकट के फैसले तो नहीं हुए हैं, तो हमारी रणनीति का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिस्सा होगा आगे आने वाले समय में, आपको दिख भी जाएगा वो। रही बात जो चुनाव के मैदान को नहीं छोड़ने की है, तो कांग्रेस पार्टी तो अंग्रेजों के सामने नहीं छोड़ पाई, छोड़ के गई इस मैदान को, तो आज क्या छोड़ेंगे हम? लड़ेंगे, तब भी लड़े थे, आज भी लड़ रहे हैं। विपक्ष के बारे में बात कही गई थी, सुनील शुक्ला जी, यशपाल जी के सवाल का जवाब दे दीजिएगा। जी जी, यशपाल जी ने माफी की बात कही कि भोपाल से माफी और राजगढ़ से माफी। यशपाल जी ने शायद उस वीडियो को सही से सुना नहीं, अगर वो देखते तो उन्होंने कहा है, दिग्विजय सिंह जी पूरी पार्टी की बात कर रहा है, हम लोगों से, हमसे कुछ ऐसी क्या गलती हो गई न जाने जिसका आपने ऐसी सजा दी। अब इस बार उसका उल्टा करना, ये एक अलग विषय है। पूरी पार्टी के नेता है, पूरी पार्टी की तरफ से उन्होंने एक बात कही है, तो वो भोपाल और राजगढ़ नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के संदर्भ और पूरे देश के संदर्भ बात कही गई। सुनील शुक्ला जी ने कहा विपक्ष को लेकर बात कही, मुझे सारी बातें मैं मानता हूँ, बहुत सारी चीजें हमें, बहुत सी कमियां हो सकती हैं, इनको सुधारा जाएगा, सुधार रहे हैं, सुधारेंगे भी, लेकिन विपक्ष कमजोर हो, विपक्ष सही तरह से काम नहीं कर रहा, विपक्ष को काम कितना करने दिया जा रहा है। इंदिरा गांधी जी ने 2 सांसदों को दोबारा जितवा के वापस लाने का काम किया था, अटल जी, अडवाणी जी को। इन्होंने सांसदों की सदस्यता रद्द करने का काम किया, जेलों में डालने का काम अंग्रेजों ने ऐसे नहीं किया जैसे ये कर रहा है। हमारे किसान भाइयों को नहीं करने दे रहा है जो प्रदर्शन, वो किसी और को क्या करने देंगे? इस तरह की रेड्स मारना, इस तरह के लोकतंत्र की हत्या दिन दहाड़े करना, विपक्ष जो कर रहा है वो अपने सर्वोच्चतम स्तर पर जाके कर पा रहा है। शायद बहुत सारी चीजें तो इसके बाद संभव ही नहीं थी। सुनील जी बहुत 10 सेकंड में बताइए, कांग्रेस को आज सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? मुझे लगता है कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा, एक तो अपना जो कहा कि भाई जो भारत जोड़ो और की बात हो रही है और जिस तरीके से पार्टी बिखर रही है, तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा एक अपना कुनबा जोड़ने की जरूरत है। और कांग्रेस में जो ग्राउंड से लेके ऊपर के बीच जो लग रहा है कि वैक्यूम पार्टी के अंदर ही, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को सबसे पहले वो दूर करने की जरूरत है। उसको जो पार्टी का मैदानी आम कार्यकर्ता है उसके मन की बात को समझ के और उसको अपने कार्यक्रमों में, नीतियों में लागू करने की जरूरत है। वेस्ट इंडीज के साथ जो फाइनल मैच वर्ल्ड कप का भारत ने जीता था, उसको लेकर एक सीनियर प्लेयर ने यह भी कहा था कि हमने वेस्ट इंडीज के मिजाज को फॉलो किया। वो लोग बहुत रिलैक्स रहते थे, म्यूजिक सुनते थे, डांस करते रहते थे मैच में जाने के पहले, और ऐसा लगता था कि उन्हें फाइनल का, सेमीफाइनल का कोई टेंशन ही नहीं है। आपका अगर प्रतिद्वंदी बहुत मजबूत हो तो कई जगह आपको उसको फॉलो करना पड़ता है, ये एक बहुत अहम चीज है। लेकिन क्या कांग्रेस बीजेपी को फॉलो कर रही है, या वो कहीं मुस्लिम लीग के साथ सो कॉल्ड उसके चीज़ों को फॉलो करने को लेकर उलझ रही है, कहीं राम मंदिर को लेकर उलझ रही है, कहीं और विषयों को लेकर उलझ रही है? ये खैर कांग्रेस को सोचना होगा। बहुत शुक्रिया सुनील जी, बहुत शुक्रिया करूंगा अब्बास हफीज साहब, बहुत शुक्रिया यशपाल जी आपका।